Assalamu alaikum, students. So far we have solved three preparatory problems from International Chemistry Olympiad 2021. Those problems were the problem number 23, 24 and 25. Do you remember? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today we are going to start to solve another problem based on the topic of organic chemistry, and I'm planning to make you solve the problem number 8, which is again connected with the subject of organic chemistry. It names quantum chemistry of aromatic molecules. So let's begin. Here we go. स्क्रीन पे आपके सामने प्रॉब्लम 8 मौजूद है. प्रॉब्लम 8 जो कंसर्न है वो क्वांटम केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक मॉलिक्यूल से है, और ये प्रॉब्लम बेसिकली मिक्स टाइप प्रॉब्लम कह लें इसको. मिक्स इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि हमने जो अब तक थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया है कॉन्जुगेशन का और डीलोकलाइजेशन का, वो यहाँ इन्वॉल्व होगा. और इसके अलावा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी होती है जो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, और उसके हिसाब से जो डायग्राम्स बनती हैं ऑर्बिटल्स की, और उसमें जो होमो और लूमो होता है, वो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे. ठीक है. अगर आपको आपकी फाउंडेशन ऑलरेडी बनी हुई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो दैट्स गुड, वरना मैं आपको उसी वक्त समझा दूंगा कि किस तरह इसको सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. सो ये प्रॉब्लम बहुत लंबी नहीं है, और मुझे लगता है कि हम इसको 1 आवर में कंप्लीट कर लेंगे. ये तो कुछ थ्योरी लिखी है. द बिहेवियर ऑफ पाइलेक्ट्रॉन्स इज ऑफ paramount importance for understanding the reactivity and photophysical properties of aromatic compounds. ठीक है, ये आप थ्योरी वगैरह ये देख लीजिएगा. स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करना. वहीं पे हमें सारे कॉन्सेप्ट हम उसको कवर कर लेंगे. ये मैंने थोड़ा सा इसको जूम कर लिया है, वापस जूम आउट. फॉलोइंग द एग्जाम्पल बिलो ड्रॉ ऑल पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर द कंपाउंड लिस्टेड बिलो. देखिए, ये हमारी टास्क है पहले पार्ट में. बेसिकली इस क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स हैं. ये पहला पार्ट है जिसके फिर 5 सब पार्ट्स हैं, ए बी सी डी, या 4 सब पार्ट्स आई थिंक, या 4 सब पार्ट्स हैं. ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि ये इन सब के जो रेजोनेटिव फॉर्म्स है वो कंप्लीट वो बनाइए, और साथ में कह रहे हैं कि चूंकि एज ओनली स्केलेटन्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर शोन एड बॉन्ड्स एज एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू केमिकल फॉर्मूला. जो केमिकल फॉर्मूला दिया है उस हिसाब से बॉन्ड भी एडजस्ट करना है. सो इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मुझे अपना कैम बायोड्रा सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा ताकि मैं वहाँ पे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकूँ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव ओपन दिस कैम बायोड्रा अल्ट्रा. यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और उसके बाद इसकी देखते हैं. ये बेंजीन की रेजोनेटिंग फॉर्म तो ऊपर बनी हुई है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं. और ये जो नीचे 2 मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी, इनकी रेजोनेटिंग फॉर्म बनाते हैं. पहले देखिए, ये इस वक्त जो ए का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इस वक्त करंटली. स्ट्रक्चर को देख के बताइएगा. जी स्टूडेंट्स, आपको क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नजर आ रहा है? C10H8. आर यू श्योर? ये मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ मत देखें. C10H18 आता है जी, C10H18. अच्छा, ये तो इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है जो इस वक्त शोन है, जबकि हमें C10H8 की रेजोनेटिव फॉर्म्स बनानी है. तो H18 माइनस H8 कितने डिफरेंस आया हाइड्रोजन का? 10.
10 हाइड्रोजन्स, और 10 हाइड्रोजन का मतलब है कि आपको 5 पाई बॉन्ड्स इसमें दिखाना पड़ेंगे, क्योंकि हर एक पाई बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन्स कम हो जाएंगे। तो आप इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर 5 पाई बॉन्ड्स दिखा देंगे तो आप 10 हाइड्रोजन लेस कर देंगे, यानी C10H8 पहुंच जाएंगे। हैव यू गॉट मी? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अब देखें, यहाँ पे हम इसको रैंडमली बना लेते हैं। मैं इसको जूम कर लूँ थोड़ा, ये हियर वी गो। ये देखें, एक बॉन्ड मैंने यहाँ बनाया। अब जाहिर सी बात है, अगर मैंने एक यहाँ बनाया तो मुझे एक यहीं बनाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ बना लूंगा तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक साथ 2 डबल बॉन्ड कैसे लाएंगे आप इस साइक्लिक मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसलिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा। तो अगला पाई बॉन्ड मैं कहाँ बनाऊं? ऑल्टरनेट पोजीशन Alternate. जी। Alternate. अब अगला यहाँ है ना, फिर ये यहाँ, और फिर ये यहाँ। कितना आसान सा है। तो ये एक रेजोनेटिंग फॉर्म हो गई स्ट्रक्चर ए की, ठीक है। दूसरी क्या हो सकती है जी? दूसरी क्या हो Sir, सकती है जी? अब पाई बॉन्ड्स की पोजीशन सर चेंज कर दूसरी देंगे, मतलब पोजीशंस पे कि बना देंगे, जैसे जहाँ pi पे सिंगल bonds. बॉन्ड है वहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाए। अगर आप ये कह रही हैं ना स्टूडेंट, एक मिनट रुके, मैं तो वो दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म कहीं ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे आप लोग कि अगर हम इसको यूं कर दें, ये कह रहे हैं? सर ये तो सेम ही हो जाएगा। बिल्कुल वही चीज होती है। जी सर। सेम हो जाएगा ये। अगर ये सेम है तो फिर ये ऊपर वाला भी सेम हो जाएगा, बेंजीन की जो 2 रेजोनेटिव फॉर्म बनी हुई है। सर हम सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड लगा रहे हैं। नहीं, मेरा आपसे सवाल बड़ा सिंपल है, क्या ये 2 स्ट्रक्चर एक दूसरे की रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं या नहीं है? No, sir. यस और नो? सर है नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यस और नो? सर होंगी। बिल्कुल होंगी। अगर आप इसको नो कहते हैं ये कहते हुए कि सर सेम है, तो फिर आपको ये वाली भी सेम कहना पड़ेगी, बेंजीन की जो 2 रेजोनेटिव फॉर्म्स हम दिखाते हैं। तो पाई बॉन्ड की पोजीशन ही जो चेंज होती है रेजोनेटिव फॉर्म में, तो ये बिल्कुल है रेजोनेटिव फॉर्म। फर्क ये है कि इसमें हमने पांचों जो पाई बॉन्ड्स है ना उनको ही चेंज कर दिया है, यानी मैंने हर पाई बॉन्ड की पोजीशन को चेंज किया है। यूं कह लें कि एक एक स्टेप आगे ले गया हूं, मतलब अज्यूम करें कि क्लॉकवाइज घुमा दिया, चले, हालांकि एंटी क्लॉक एक ही बात है इस वक्त। तो इसको यहाँ ले गया क्लॉकवाइज, तो इसको आगे, इस वाले को इधर, इस वाले को इधर, इस वाले को इधर, सबको ले गया। दूसरी यानी कि तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैं एक रिंग को फिक्स रखूं और दूसरे रिंग के पाई बॉन्ड्स को रोटेट कर दूं, कोई से भी। जैसे कि फर्ज कीजिए मैं ये जो राइट हैंड पे रिंग है, इनके सारे पाई बॉन्ड्स को मैं मूव करके एक, यानी कि एक पाई बॉन्ड यहाँ लिया हूँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ लिया, एक पाई बॉन्ड यहाँ लिया हूँ। तो तीसरी पॉसिबिलिटी ये है। तो डू यू एग्री कि ये तीसरी रेजोनेटिव फॉर्म होगी इस कंपाउंड की जिसको नेफ्थलीन कहते हैं? यस Yes, sir. यस सर। तो Yes, ये sir. बस, तो ये 3 रेजोनेटिव फॉर्म्स पॉसिबल हैं ए की, ठीक है, कंपाउंड ए की, with having the pi bonds inside the ring, क्योंकि बगैर पाई बॉन्ड के रेजोनेटिव फॉर्म्स तो हो नहीं सकती। अब बी इस तरह करते हैं, आप समझ तो गए कि काम करने की स्ट्रेटेजी क्या है। तो बी के बारे में कुछ बताइए। क्या ध्यान में स्टूडेंट आपके? पहले तो ये बताइए कि कितने पाई बॉन्ड्स आएंगे टोटल, बाकी बात फिर बाद में करते हैं। जी, कितने पाई बॉन्ड्स आएंगे? 24 5 Seven, sir. 24 पाई सर बॉन्ड्स। 7 आएंगे। हाइड्रोजन 7 सर 7 आएंगे। ये 7 आपने कैसे मालूम किया? सर ये तो सर हम 3 का फॉर्मूला लगाएंगे सर, 314 830 हो जाएगा सर। फिर 3 देंगे सर, इसका मतलब 6 हाइड्रोजन कम होंगे सर, H24 हो गया, और हमें H10 चाहिए सर, तो मतलब 14 कम करने हैं, तो सर 7 बॉन्ड डबल बॉन्ड लगाएंगे सर।
ठीक है, 7 पाई बॉन्ड्स आएंगे इसके अंदर। अब वो रखते हैं, चले यहाँ से शुरू कर देते हैं ऐसे रैंडमली। अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ होगा तो लाजमी बात है कि ये 2 पाई बॉन्ड यहाँ होंगे, और फिर तो आसान है, हमें सीधे सीधे ऑल्टरनेट जाना है एंड दैट्स इट। एक तो बन गया, क्या ख्याल है? दूसरा क्या हो सकता है, अब वो देख लेते हैं। अब देखें, स्टेप वाइज जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। हम जो है, अब ये 3 रिंग है ना, हम क्या करेंगे? सर ऑपोजिट साइड से स्टार्ट बिल्कुल। ऑल्टरनेट पोजीशंस पे। हाँ, यानी कि तमाम पाई बॉन्ड्स की जो पोजीशंस है ना, उनको मूव कर देते हैं एक स्टेप आगे। यानी तमाम सिंगल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कर देते हैं, और पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड कर देते हैं, सॉरी, और डबल को सिंगल कर देते हैं, जैसा हमने ऊपर किया था। जरा ये काम आसान हो जाएगा, क्या ख्याल है? ये ऐसा हो गया जैसे हमने ये किया था शुरू के 2 ए स्ट्रक्चर्स में। और क्या हो सकता है? सर एक पाई बॉन्ड 2 रिंग के बीच में भी लगा सकते हैं, और इस तरह से। एक पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड 2 के रिंग के बीच में भी लगा सकते हैं, मैं समझा नहीं। लाइक मिडिल वाली रिंग में 3 सर, जो पाई बॉन्ड fused बन carbon सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जिन्होंने कहा है मिडिल वाली रिंग में 3 पाई बॉन्ड बन सकते हैं, बहुत अच्छी अप्रोच है आपकी, हम वही फॉलो करेंगे। मैं यहाँ पे यूं करता हूँ। अब देखें, मैं ये मिडिल वाली रिंग है ना, मैंने ये पाई बॉन्ड बना दिया यहाँ पे। अब जाहिर सी बात है ये Yes, sir. एरर आएगा वैलेंसी का, तो उसको हम जस्टिफाई कर लेंगे, आगे मूव कर देंगे। ऐसा क्या ख्याल है? वेरी गुड अप्रोच। और कुछ है पॉसिबिलिटी? सर फिर उसके बाद लास्ट जो कॉर्नर वाली रिंग है उस पे भी 3 पाई बॉन्ड्स बना सकते हैं। अच्छा, लेफ्ट वाली या राइट वाली? लेफ्ट। सर लेफ्ट वाली। वो तो ये बना हुआ है, ये रहा पहला स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। सर नहीं, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स रखे ना आप, तो उसके बाद फर्स्ट रिंग पे आप 3 पाई बॉन्ड्स बनाएं तो अलग रेजोनेंस बन जाएगी। ये बने हुए तो है फर्स्ट पे। सर अगर राइट वाली सर, रिंग पे बनाएंगे पाई बॉन्ड बीच में, सर तो जहाँ फिर पे फ्यूजन हो रही है सर हो वहाँ जाएगा। पे अच्छा, वेरी सर गुड, जो फ्यूज वहाँ पे वाली सर है। पाए वेरी गुड। यानी ये कहना चाह रहे हैं आप, ऐसा? जी जी सर। सर। आर यू श्योर? देख लें मैं आगे क्या करूंगा। ये तो वही है, पहला वाला है। सर नहीं। राइट वाली पे बनाना। ये सही है या गलत है? सर सही है, सही वो है। पहले वाला तो अलग Very है ना, good, उसमें बिल्कुल। ऑल्टरनेट ये बनाए। ठीक है, शाबाश, सही है। क्योंकि जो पहली रिंग पे 3 पाई बॉन्ड है, उसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि आप फ्यूज जो 2 कार्बन है उस पे पाई बॉन्ड ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, जैसा आपने कहा था। ये 4 पॉसिबिलिटीज है, 5वीं है कोई ध्यान में? जी सर, Yes, अगर sir. इस तरह का बॉन्ड जो है वो राइट वाली रिंग पे होगा वो भी हो जाएगी। किस तरह का? सर फ्यूज्ड कार्बन पे जो अगर हम पाई बॉन्ड बनाएंगे तो उस तरह का। चले मैं बना के दिखा रहा हूँ आप जो कहना चाह रही हैं, फिर हम उसको चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ बना रहा हूँ ऊपर, ठीक है। आप कहना चाह रही हैं कि मैं यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दूँ, इधर, ऐसी है ना? जी सर। चलें ठीक है, ट्राई करते हैं। ओके, सारे मैं मिटा देता हूँ ताकि क्लियर पिक्चर हो। यहाँ अगर आप कह रही हैं तो लाजमी बात है यहाँ तो लाने ही पड़ेंगे। अगला क्या होगा? तो यहाँ तो बनाया हुआ पहले, तो वही तो मैं एक दिखाना चाह रहा था कि जो आप कहने की कोशिश कर रही हैं फीमेल स्टूडेंट जो थी आपसे पहले, तो वो बन नहीं पाएगा। वो ये इन्हीं में से कोई एक है, जो दूसरा है ना, सॉरी तीसरा, थर्ड वन। हाँ थर्ड वन, तो ये नहीं बनेगा। जी मोहम्मद मुजम्मिल अली फ्रॉम कहोटा। सर ये जो आपने सेंटर वाले बनाए ना, इसको अपने रोटेट कर दें, इसकी पाई बॉन्ड्स 5वां बन जाएगा फिर। अच्छा, तो किस वाले को? ये जो आपका थर्ड वन वाला नहीं है, थर्ड वन, जी जी जी, ये रहा। उसका सेंटर वाला जो नहीं, सेंटर वाली रिंग, अच्छा, सेंटर वाली रिंग अच्छा। के जो पाई बॉन्ड्स हैं उनको रोटेट कर दें। यानी यूं कर दूं,
आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं? ऐसा? मुजम्मिल अली, सर ये भी बना हुआ है। मुजम्मिल अली, बना हुआ है। ये वाला हो जाएगा, अच्छा। चौथा जैसा हो जाएगा। इसका मतलब नहीं बनने और बस हो गया चलो। इसका मतलब नहीं बनने वाला। अच्छा, एक चीज और सीख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये मुजम्मिल अली आपसे खास तौर पे, बाकी लोगों से भी, आप अगर चौथे और इसको कंपेयर करें जो आपने अभी भी बनवाया है, जिसको हम सेम कह रहे हैं, इसमें एक अगर हम देखें, ये पाई बॉन्ड जो है ये लेफ्ट साइड पे आप ड्रॉ करें या राइट साइड पे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बात होगी। क्या मतलब? ये देखें, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब इन दोनों को गौर से देखें। ये पाई बॉन्ड मैंने अलग से जो लाइन है वो लेफ्ट पे रखी है, इसको राइट पे रखी है। इसको अलग मत समझिएगा, ये एक ही बात है। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? यस सर। ये इस पे जो एक अलग से लाइन दिखाई है, यानी जो पाई बॉन्ड दिखाया है, सिग्मा के बाद जो पाई बॉन्ड दिखाया है, यहां हम लेफ्ट साइड पे दिखा रहे हैं, यहां राइट साइड पे दिखा रहे हैं। यानी मैं देखिए एक दफा क्लिक करूंगा तो ये लेफ्ट पे जाएगा, मिडिल में आएगा, राइट पे जाएगा, इस तरह होता है। तो इसको मत कंफ्यूज होइएगा कि सर ये देखें एक में लेफ्ट आ रहा है एक में राइट आ रहा है, वो एक ही बात है। ठीक है? अच्छा, लेकिन बनाते हम यूं ही है, मतलब लेफ्ट या राइट। ये देखें, अब मैं जो बनाने की कोशिश कर रहा हूं ना, ये देखें, ये ऐसा नहीं बनाया करें, ठीक है? ऐसा नहीं बनाएंगे आप, वरना मैं ये देखें, ये मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, इस तरह जैसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं ना, आपको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसा बनाएं, ऐसा। ये देखें, ये तो वैसे ही देखें, आपको बड़ा अगली सा लुक आ रहा है इस मॉलिक्यूल का। क्या ख्याल है? अच्छा खैर, अगली लुक तो एक अलग बात है। मैं मना क्यों कर रहा हूं आपको ऐसे बनाने में? क्या मसला है नीचे वाला मॉलिक्यूल बनाने में, ऐसे पाई बॉन्ड बनाने में? कोई प्रॉब्लम नजर आती है आपको? सर वो इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे रिवॉल्व कर रहे होते हैं अंदर, एक जगह स्टेशनरी नहीं होता। सर वो रेजोनेट करते रहते हैं तो फिर वो स्ट्रक्चर इसमें जस्टिफाइबल नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड, आप दोनों का आंसर ठीक है। एक्चुअल लोकलाइज्ड होते हैं ना पाई बॉन्ड। हाँ, डीलोकलाइज्ड होते हैं। और मैं आप लोगों की, आप तीनों की बात को और एक और तरीके से रिफ्रेश कर दूं कि जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, इसमें ये फायदा है कि दो फ्रेमवर्क्स होते हैं, एक कहलाता है सिग्मा फ्रेमवर्क, एक कहलाता है पाई फ्रेमवर्क मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये जो पाई फ्रेमवर्क है उसको अलग ही एक्सपोज किया जाता है, क्योंकि पाई फ्रेमवर्क जो होता है वो सिग्मा फ्रेमवर्क के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना? यानी जो पी ऑर्बिटल होता है जो अनहाइब्रिड होता है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर होता है। तो उस परपेंडिकुलर ऑर्बिटल को दिखाने के लिए आपको एक अलग से इंप्रेशन देना होता है कि भाई पाई बॉन्ड एक अलग चीज है जो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर परपेंडिकुलरली एग्जिस्ट करता है। तो ये ऊपर वाली रिप्रेजेंटेशन ही बेटर इसको रिप्रेजेंट करेगी rather than the downward picture, because it will give you an impression that the sigma and pi are equivalent। और एक अजीब सा लग रहा है कि ये दोनों बॉन्ड को आपने बिल्कुल बराबर दर्जे का बना दिया, तो इससे ये तासुर मिल रहा है, ये इंप्रेशन मिल रहा है कि सिग्मा और पाई एक ही दर्जे के हैं, एक ही लेवल के हैं, और इनमें कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको पता है पाई बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड जो है वो परपेंडिकुलरली होता है, यानी जो पाई पी ऑर्बिटल होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इसका रीजन है ना बनाने का। तो लेट मी डिलीट दिस। तो दैट्स ऑल फॉर बी। आपने एक चीज और नोट करी, देखें जिस तरह नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ते रहेंगे तो नंबर ऑफ रेजोनेटिव फॉर्म बढ़ती रहेंगी। दैट मेक्स सेंस। यानी जब सीधा सीधा एक, अगर आप साइक्लोहेक्सेन बनाते और उसमें 3 पाई बॉन्ड फिट करते यानी बेंजीन, तो आपके पास 2 रेजोनेटिव फॉर्म्स थी बेंजीन की। ये मॉलिक्यूल कहलाता है नेफ्थेलीन। तो ये वाला, तो नेफ्थेलीन की कितनी रेजोनेटिव फॉर्म्स हैं? 3। और ये जो नीचे वाला है 3 रिंग वाला, इसको कहते हैं एंथ्रासीन। आपको नाम मालूम है इनके? जी सर। ये एंथ्रासीन है, ये नेफ्थेलीन है, और वो तो बेंजीन है। चलो लिख देता हूं बेंजीन, ठीक है। तो यकीनन जो 4 रिंग होंगे वो और आपको बना के देगा। क्या ख्याल है, 4 रिंग जो होंगे अगर, तो कितने रेजोनेटिव फॉर्म बनेंगी? आई गेस 5। 5 बनेंगे टोटल। अच्छा,
क्यों आपने ऐसा कहा? इसलिए कि एक एक रेजोनेटिव फॉर्म बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ दिस सर रीजन। जितने नंबर ऑफ रिंग्स हैं उतने मतलब उससे एक ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, तो नहीं, लेकिन बेंजीन की तो एक ही रिंग और एक ही रेजोनेटिंग फॉर्म है, तो हम दो ऐसे तो है, कंपेयर दो नहीं कर है, सकते। बेंजीन की दो है, ये दो भी है, है ये ना, भी है, दो है ना तो वही ये। प्लस हो रहे हैं ना, जितने नंबर ऑफ रिंग्स हैं या उसमें दो। अगर आप एक ऐड कर दें तो उतनी बनेगी। आप दोनों फैसला कर लें आपस में, क्या डिसाइड हुआ? जी सर, दो रेजोनेटिंग फॉर्म है। अच्छा यस सर, दो ही हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, सिर्फ नोट कर लें, बाद में कीजिएगा अलग से। तीन में ना देखिए, जब तक एक रिंग है तो कोई एक ही रिंग है, मतलब उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ और करने की। दो रिंग में भी दो, यही मतलब दो इसी तरह रिंग बन सकते हैं। तीन में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं लीनियर रिंग बनाऊं जैसे बनाए हुए हैं, या मैं यूं बना दूं लाइक दिस। पॉसिबल तो है ना ये इस तरह का आइसोमर? यस और नो? यस सर, यस सर। अच्छा, Yes, sir. इसको यानी इसमें जब पाई बॉन्ड फिट कर देंगे ना, तो इसको कहते हैं फिनेंथ्रीन। क्या कहते हैं? फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन। यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम, हैवंट यू? यस सर। अच्छा, और यस सर। एक और पॉसिबिलिटी भी है, थ्री अगर रिंग्स को आप रख ही रहे हैं तो यू भी हो सकता है। क्या ख्याल है? यस सर। जी सर। तो अब आपका जो टेक होम लेसन है, वो है आपका होमवर्क है, वो ये है कि आप इन दोनों पे काम कीजिएगा, पाई बॉन्ड्स फिट कीजिएगा, इसी यानी इन्हीं का आइसोमर समझते हुए, जितने कार्बन हाइड्रोजन यानी ये C14H10 ट्राई कीजिएगा क्या करते हैं आप, कितने रेजोनेटिव फॉर्म बना पाते हैं, सारी बनाइएगा। क्या बन भी पाती हैं रेजोनेटिव फॉर्म्स सारी, या चले वो तो बात की बात है, क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जस्टिफाई भी हो पा रहा है, ये सारे मसाइल देखिएगा। और फिर कंपेयर कीजिएगा जो आपने अभी जो प्रिडिक्ट किया है ना कि सर अगर 4 रिंग हो जाएंगे तो हम 5 रेजोनेटिव फॉर्म बना पाएंगे, तो वो अब यहाँ पहले फिट करें। और जहां अगर आपको कुछ चेंज मिलता है तो आप समझ जाइए कि 4 रिंग पे तो और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। फिर उसमें ये होगा कि जो 3 लीनियर होंगे, चौथा भी लीनियर कर दें, एक पॉसिबिलिटी, चौथा ऊपर कर दें 2, फिर चौथा का भी इधर कर दें, फिर बाकी 2 को इधर कर दें, तो आप समझ गए कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं जब अपलोड करूंगा ये वीडियो तो वहां से आप ये क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अभी एक रह गया था, सॉरी, बल्कि अभी तो हमने ए और बी किया, खाली सी और डी तो रह गए। ठीक है, लेकिन हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, जब ए बी हो गए तो फिर सी और डी भी हो जाएंगे। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, इसमें मुझे बता रहे हैं वही स्ट्रेटेजी है जो हम करते आए हैं, बल्कि ये सी तो ऑलरेडी मैं आपको होमवर्क देना चाह सर रहा ये था। जो सी वाला फिनेंथ्रीन ही है ना? हाँ, ये तो बल्कि मैं आपको यस होमवर्क, सर। ये तो मैं आपको होमवर्क देना चाह रहा था, और ये तो आपके क्वेश्चन में ही सर हम मौजूद है। इसको खुद ही अटेम्प्ट कर लेंगे, चले आप ठीक दूसरा है, वाला करवा हाँ ठीक ट्राई है, कर लेंगे। ठीक है, ये आप खुद ही कर लीजिएगा, मैं इसको होमवर्क दे रहा था लेकिन ये तो क्वेश्चन में मौजूद था। बहरहाल अगला देख लेते हैं फिर डी के बारे में पहले तो Excuse पता me, है, sir? एक्सक्यूज्ड, बोलिए। सर सी वाला बी की रेजोनेटिंग फॉर्म नहीं हो सकता? नहीं नहीं, सी और बी आइसोमर डिफरेंट आइसोमर्स हैं, यानी अलग है, और मॉलिक्यूल ही अलग है। ठीक है, सी और बी मॉलिक्यूल ही अलग कहलाएगा। बिल्कुल जैसे सादा लफ्जों में आप यूं समझ लेना, मतलब ये मैं आपको बताता हूं, फर्ज करें ये, हाँ चले, ये क्या बनाया है, ब्यूटेन बनाया है मैंने, है ना, और Yes, sir. मैं यहां से एक मिथाइल काट के कहीं बीच में लगा दूं, तो ये दोनों आपस में चेन आइसोमर नहीं थे, हमने पढ़े थे ये दोनों। Yes, sir. तो बस इसी तरह ये समझ लें, यहां से रिंग काट के मैंने बीच में लगा दिया, या इधर लगा दिया साइड पे, इधर जैसे इस वक्त लगा हुआ है, तो ये दोनों आइसोमर्स हैं। खैर वो ये चेन आइसोमर था, ये चेन आइसोमर नहीं कहलाएगा, इसका कुछ और नाम होगा, वो नाम भी बल्कि आप बताइएगा कि अगर यानी यूं समझ लें फिनेंथ्रीन और एंथ्रासीन आपस में क्या है, विच आइसोमर्स आर दे टू ईच अदर। ठीक है, खैर okay, let's start.
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से जस्टिफाई कर लें पहले तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से बताइए मैं कितने पाई बॉन्ड रखूं इसके अंदर? 4 pi bonds. 4 पाई बॉन्ड, वेरी गुड, शाबाश। बस जल्दी से स्टार्ट करें। एक, 2, 3, 4। और पॉसिबिलिटी बताइए। सर इसके रोटेट सर करेंगे और बेंजीन वो के 4 कार्बन रिंग के दूसरी तरफ आएगा। बस सबको, सब हाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस पे आएगा। एक मिनट, सबको ऐसे ही कर दें, उल्टा कर देते हैं, क्या ख्याल है? यानी ऐसा। यस सर। जी सर। और पॉसिबिलिटी कोई? सर अगर हम 2 pi bonds बेंजीन रिंग में रखें और 2 pi bonds 4 वाली रिंग में, वो बन सकता है? हॉरिजॉन्टल रखें अगर ये 4 4 वाली में तो 4 वाली में 2 पाई बॉन्ड ऑलरेडी है तो, लेकिन आप कहना चाह रही हैं हॉरिजॉन्टल। मैं आपकी बात समझ गया। हॉरिजॉन्टल यस वाला। सर, ओके ऊपर और नीचे। ओके तो मैं आपकी बात समझ गया। ट्राई कर लेते हैं, आप खुद देखें क्या, कहाँ हम फंस रहे हैं, कहाँ स्टक हो रहे हैं। ये रख दिए, अब क्या करूं? यहाँ रखूं एक, और एक यस सर, और एक ऊपर। यहाँ रखूं, ऐसा? हाँ जी सर। जी सर। यस अच्छा सर। ठीक है। तो अब बताइए और कोई पॉसिबिलिटी है, यस और नो? फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा इस तीसरे स्ट्रक्चर के बारे में। नहीं है ना? बस 3 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आंसर ये 3 है। अच्छा, अब मैं अलग से बात ये बताना चाह रहा था, तीसरा बिल्कुल बन तो सकता है, रेजोनेटिंग फॉर्म तो है और बनेगी, लेकिन वैसे मैं बताऊं आपको तो तीसरा जो रेजोनेटिंग फॉर्म है, तीसरी, ये इंतहाई अनस्टेबल है और सबसे लीस्ट एग्जिस्टिंग है। कुड यू टेल मी द रीजन व्हाट इज रॉन्ग विद द थर्ड स्ट्रक्चर? तो इसमें एक्चुअली सर एरोमेटिसिटी लूज हो रही है। वेरी गुड, शाबाश। वो पाई सिस्टम नहीं वो सही से वर्क कर सकेगा। पाई break हो सिस्टम जाएगा। तो सही है क्योंकि कॉन्जुगेशन तो है। रीजन यही है कि इस वाले मॉलिक्यूल में, तीसरे में, ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है, ये इट इज नो मोर एरोमेटिक, जबकि बाकियों में दोनों में एरोमेटिक है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, और ये पहला केस है। अब तक देखें, हमने ऊपर देखे, मैंने अब जान के डिलीट नहीं किया था, जितने भी हमने रिंग्स बनाए, जैसे ये नेफ्थलीन था, नेफ्थलीन की स्पेलिंग गलत है, ईबी आएगा, ये रहा, ठीक है। अच्छा खैर, तो ये नेफ्थलीन के थे या एंथ्रेसीन के थे, या ये आप बनाएंगे फिनेंथ्रीन, तो सब में देखें एरोमेटिक सिस्टम ही बनेगा। इसमें आके सिर्फ एक रेजोनेटिंग फॉर्म ऐसी है जिसमें एरोमेटिक सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा, तो वो ये वाली है। ठीक है, अच्छा, लेकिन बहरहाल ये आंसर में तो हमें लिखना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल फॉर द पार्ट 1। लाइबा आमिर फ्रॉम कराची। सर हम ये कोई तरीका है जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ रिंग्स होंगे तो कितनी रेजोनेटिंग फॉर्म्स बनेंगी? अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, इसका जवाब ये है कि फिर आप, इससे बेहतर सवाल आप ये मुझसे पूछ सकती थी कि सर जैसे मैं आपको बोलूं कि CH4 यानी पहला मेंबर एल्केन का, इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं CH4 के? एक ही। वन, वेरी गुड, 1। ठीक है, अब अगला मेंबर C2H6 इथेन, कितने पॉसिबल है? एक ही सर। एक ही है। 1। आगे बढ़ते हैं, C3H8 प्रोपेन, एक ही सर। C4H10 1 2 हो जाएंगे। 2 हो जाएंगे। एक नॉर्मल ब्यूटेन, एक 2 मिथाइल प्रोपेन है। अब आप समझ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। C5H12 और पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, है ना। इसी तरह आप जो हायर मेंबर्स पे जाते रहेंगे एल्केन के, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला की जो पॉसिबिलिटीज बढ़ती रहेंगी, और हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि मिसाल दे रहा हूँ C20H42, ठीक है ना, यानी 20 कार्बन वाली एल्केन, उसके कितने बनेंगे, ठीक है ना। या आगे बढ़ जाए C25H52, 25 कार्बन वाली एल्केन। तो जब हम वहां प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हमारे पास वहां कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता, जो कि बज़ाहिर आसान है इसके मुकाबले में, यहाँ कैसे बन सकता है? नहीं बनता अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, हाँ, वो जो सीरो केमिस्ट्री जहाँ पढ़ रहे थे, जब नंबर ऑफ कायरल कार्बन से,
तो वहां एक फॉर्मूला था कि जितने कायरल का सेंटर होंगे उसमें यानी कायरल 2 की पावर n पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं हम प्रिडिक्ट कर सकते, और डिफरेंट कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स को भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब कम जो होते हैं यानी कम जैसे पाई बॉन्ड होता है, जैसे ये छोटे वाले ही हैं, मतलब ये जो आपको मैं करा रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपके ऑलरेडी क्वेश्चंस का पार्ट है वो है ही आसान वाले। उन्होंने जान के ऐसे रखे हैं कि जो डूएबल हो, जो करने के काबिल तो हो आपके लिमिटेड टाइम के अंदर, एग्जाम के अंदर। मतलब इन्होंने भी किसी वजह से ये 3 कार्बन तक ही 3 रिंग तक ही आपको रिस्ट्रिक्ट रखा है। अगर ये आपको 6 रिंग पे ले जाते तो यकीनन इसके बहुत पॉसिबल हो जाए रेजोनेटिव फॉर्म्स होती। आपका तो टाइम भी बेइंतहा लगता और फिर चांसेस ऑफ मिस्टेक भी बढ़ जाते हैं, कहीं ना कहीं गलती आप शायद कर जाते तो फिर आप ये प्रॉब्लम होती। अच्छा आगे बढ़ते हैं, चलें छोड़ें। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, और ये इसको पढ़ें, इसका टेक्स्ट पढ़ लें, बहुत ही आसान सा लिखा है। ये कह रहे हैं, मैं ऐसे आपको समझा देता हूँ। ये कह रहे हैं जो बेंजीन मॉलिक्यूल होता है उसमें जो सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं यानी 6, सबकी लेंथ 1.399 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है। और ये इस बात की इंडिकेशन है कि बेंजीन जो है वो डीलोकलाइजेशन रखता है, उसमें कोई भी लोकलाइज्ड बॉन्ड नहीं है, ना सिंगल ना डबल। क्योंकि अगर लोकलाइज्ड होता यानी साइक्लोहेक्साट्राइन होता तो 3 सिंगल बॉन्ड की अलग लंबाई होती और 3 डबल बॉन्ड की अलग लेंथ होती, ऐसी होता ना अगर होता तो। अच्छा, और हम ये अलग से बात जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है डबल बॉन्ड के मुकाबले में। यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पे लिखा भी है, मैं इसको सिलेक्ट करूं, उसकी लेंथ इन्होंने दी हुई है, ये रही, वो होती है 1.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसकी 1.34 होती है, ये लिखी हुई। तो 1.53 और 1.34। अच्छा, ये तो खैर एक अलग से बात है, और यानी सिंगल बॉन्ड की अलग लेंथ है, डबल बॉन्ड की अलग लेंथ है। बेंजीन चूंकि सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं, सॉरी सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो सेम होते हैं, यानी वो डबल भी होते हैं सिंगल भी होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है 5 इलेक्ट्रॉन वो क्लाउड की फॉर्म में होते हैं। तो वो हम उसको 1.39 हमने इसको एक्सपेरिमेंटली देखा हुआ है। अच्छा खैर, ये कह रहे हैं ये जो 3 रिंग वाला मॉलिक्यूल है यानी कि एंथ्रासीन, इनमें ये जो मखसूस बॉन्ड है, देखें ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इन्होंने ऐसे ही कह दिया R1 R2 R3, इन तीनों की लेंथ को अरेंज कीजिए, मतलब कौन इनमें ज्यादा लेंथ है, किसकी मॉडरेट है, किसकी कम है। और साथ में 2 और फिट कर दिया, RS और RD। RS मतलब सिंगल बॉन्ड RS, ठीक है, और RD मतलब डबल बॉन्ड। तो हम मतलब ओवरऑल मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 5 ये हो गए, RS RD, ये तो 2 एक्सट्रीम्स हो गए, सिंगल और डबल, और इनके बीच में ये R1 R2 R3 लाए करेंगे, इनको हमें अरेंज करना है। तो क्या ख्याल है, कुछ क्वेश्चन तो समझ गए ना आप? यस सर। तो सबसे छोटी लेंथ इन 5 में किसकी होगी? सर डबल वाले की, RD, वेरी गुड, ठीक, RD की होगी, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसको स्नैपशॉट से सेव कर लेता हूँ क्योंकि ये हमें चाहिए होगा। मैंने देखा ये जान के डिलीट नहीं किया था क्योंकि ये क्वेश्चन इससे कनेक्ट होगा, इसमें मौजूद होगा। ये एंथ्रासीन जो ऊपर बना हुआ है ना, ये इसी में से हमें आंसर निकालना है, ठीक है। अच्छा ये देखें, मैं इसको अब लिखता हूं यहाँ पे, सबसे छोटा होगा RD, ये आई मीन टू राइट लाइक दिस। सही है? अच्छा फिर बताइए सबसे बड़ा कौन सा होगा? RS। हाँ सिंगल बॉन्ड। ये तो हो गए 2 एक्सट्रीम्स, ठीक है, 2 एक्सट्रीम्स हो गए, बीच में ये 3 R आ गए। ये अभी इनके हम वो रखेंगे वो सबस्क्रिप्ट 1 2 3 सेट करते हैं इसमें। तो अब कोई जहन में तरीका है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होनी चाहिए? जी लाइबा आमिर। सर R1 और R2 इक्वल होंगे और R3 मेरे ख्याल में सबसे बड़ा होगा। अनफॉर्चुनेटली नॉट। मैं आपको कलर कोड करता हूं,
तो शायद आपको समझ में आया क्वेश्चन। ये रेड कर देता हूं, यानी ये मैं R1 को रेड कर रहा हूं, बस मैं एक को कलर कोड कर रहा हूं, बाकी आप उसको पिक कर लेंगे, बाकी मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूं। अभी मैंने कलर कोड कर दिया हर जगह एक ही R1 को। आप सिर्फ ये चीज चेक कीजिए, इन चारों एंथ्रासीन के रेजोनेटिंग फॉर्म्स में जो कलर कोड है, रेड कलर कोड, जिनको इन्होंने R1 लेबल कर दिया है, एक दफा सिंगल में है, एक दफा डबल में है, एक दफा डबल में है, फिर एक दफा सिंगल में, यानी 2 डबल है और 2 सिंगल है, ऐसी है ना? यस सर। ठीक है, तो R1 जो है जी सर। आपका R1 2 सिंगल बॉन्ड्स है, यानी 2 दफा सिंगल बॉन्ड है और 2 दफा डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं, अभी आप समझ जाएंगे। अब यही काम R2 के लिए कीजिए, बताइए कितने दफा सिंगल है, कितनी दफा डबल है? 2 सिंगल 1 डबल। तो टोटल 4 स्ट्रक्चर हैं, तो 4 एंट्री तो पूरी करें। ये देखें, ये R2 है, सिंगल डबल सिंगल सिंगल, यानी 3 सिंगल और 1 डबल। क्या ख्याल है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे अब मैं ये क्यों लिख रहा हूं साइड में। अब R3 भी इसी तरह कर लें सर। 3 डबल और 1 सिंगल। 3 डबल 3 डबल 1 सिंगल। 1 सिंगल और 3 डबल्स, डबल बॉन्ड्स। अच्छा, अब हमें ये बात अलग से मालूम है कि डबल बॉन्ड की लेंथ कम होती है, सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है, तो पता ही है। तो इन तीनों में R1, R2, R3 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कौन बेयर कर रहा है? R3। R3 कर रहा है। तो इसका मतलब है R3 की बॉन्ड लेंथ R1, R2 और R3 के मुकाबले में सबसे छोटी होगी, सबसे कम होगी या छोटी होगी। सही है। तो अब बाकी R1 और R2 में कौन होगा पहले छोटी लेंथ में? अच्छा अच्छा, 1 मिनट रुके, मैंने ये पता नहीं सिंबल्स उल्टे बना दिए, तो ये सिंबल्स है, ये मैंने इसको चेंज कर दिया जी। R1, ठीक है, और इसके बाद फिर अब बचा ये R2, तो ये R2 होगा। तो ये आंसर है। हैव यू गॉट हाउ टू सॉल्व दिस? ठीक है, तो इसका स्टैटिस्टिकल डेटा भी होता है, वो जाहिर सी बात है, आपको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप उसको मेमोराइज करें, लेकिन बहरहाल ट्रेंड आप बता सकते हैं कि मतलब आप ये कह सकते हैं यार मेरी प्रिडिक्शन है कि सर ये बॉन्ड इससे लेंदी होगा या इससे शॉर्ट होगा, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये तो इन्होंने R1, R2, R3 रैंडमली ये 3 दे दिए। अगर फर्ज करें मैं ये कह रहा था भाई R1, और जो मैं आपको हो सकता है कि जब एग्जाम आपसे हम लेंगे उसमें मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, R1 इसी को रखा, R2 मैंने इसको कर दिया, बीच वाले को फ्यूज कार्बन को कर दिया, और R3 इसको कर दिया, तब भी आप ऑर्डर बहरहाल कर लेंगे ना? यस सर। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी पे जाए, मतलब आप 1 मिनट रुकिए लाइबा आमिर, मतलब आपको जो भी बॉन्ड हाईलाइट करके बारे में उसके बारे में पूछा जाए, तो आप उसके पहले तमाम रेजोनेटिव फॉर्म बना लें और फिर वो देख लें कि वो कितनी दफा डबल बॉन्ड के तौर पे आप इसको दिखा रहे हैं और कितनी दफा सिंगल बॉन्ड के तौर पे दिखा रहे हैं। फिर आप ये देख लें कि हायर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, अगर वो अपीयर हो रहा है इन द डबल बॉन्ड की सूरत में, अगर ज्यादा अपीयर हो रहा है तो उसकी लेंथ यकीनन कम होगी। और अगर कहीं पर टाई पड़ जाए, यानी 2 सिंगल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड और दूसरा भी 2 सिंगल 2 डबल होगा, तो ठीक है, आप बस लिख देंगे भाई R1 इज इक्वल टू R2, फिर आप उस पर जाहिर सी बात है डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ बैठकर मॉलिक्यूल को देखकर कागज पे यानी पेपर पे या स्क्रीन पे बस इतना ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बाकी फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है उससे बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट की जाती है, और फिर इसके लिए बड़े अच्छे स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे गॉस व्यू यानी गॉसियन एक सॉफ्टवेयर है इसका एनर्जी कैलकुलेशन का, उससे प्रिडिक्ट की जाती है, कैलकुलेट की जाती है, या स्पार्टन है, स्पार्टन जो है उससे भी होता है। लेकिन बहरहाल हम फ्री में बैठ के यानी मुफ्त में यही काम कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल आप देखें और कागज कलम से कुछ इसके पॉसिबल रेजोनेटिव फॉर्म्स बनाएं और एक अपने तौर पे एक नुक्ता नजर, एक थ्योरी पेश कर दें कि भाई मेरा ख्याल है कि ये वाला बॉन्ड ज्यादा लंबा होगा, ये कम लंबा, ये और कम लंबा,
क्योंकि इसमें इतने नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं, इसमें इतने नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं वगैरह वगैरह. सो हैव यू गॉट दिस पॉइंट? ठीक है. अच्छा, लाइबा आमिर फ्रॉम कराची वांटेड टू आस्क समथिंग, प्लीज. सर आई गॉट इट, थैंक यू. यू गॉट इट, ओके. अच्छा, ये इन्होंने एंथ्रासीन के साथ जो काम किया है ये किसी के साथ भी हो सकता था, मतलब इसी मॉलिक्यूल के अंदर जो ये डी है 3 जो है, इसमें अगर हम आपसे पूछ लेते कोई भी रैंडम 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड या हो सकता है सारे बॉन्ड पूछ लें, तो आप इनको अरेंज कर सकते हैं लार्जर टू स्मॉलर या स्मॉलर टू लार्जर, वॉट एवर विल बी आस्क्ड. ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस अच्छा, सर. मैं आपको फिर बता रहा हूं, कहीं पे अगर टाई पड़ जाए 2 बॉन्ड्स में, यानी उनमें नंबर ऑफ डबल और सिंगल सेम आ रहे हो, जैसे फर्ज करें R3 और R1 में पड़ रहा है, फर्ज करें, तो आप इसको यूं लिख देंगे जैसे मैंने लिखा है स्क्रीन पे. ठीक है, इस तरह का कुछ लिख देंगे. यस सर. अब इसमें ये पूछना फजूल है कि सर R3 और R1 अगर सेम है तो क्या हम पहले R1 को लिखें या R3 को लिखें? भाई ये तो आपकी मर्जी है, R3 = R1 कहें या R1 = R3 कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो ये मैं मकसद असल में ये है कि मैं सिर्फ ये स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कराना चाहता, मैं इस जैसी तमाम प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करा दी है. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं पार्ट. अभी देखिए कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, मतलब इनको स्किप भी किया जा सकता है, लेकिन हम नहीं करेंगे स्किप, क्योंकि हम तो मैक्सिमम की तरफ जाएंगे और इसको करते हैं. तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये. इनकी कुछ वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हैं. अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी 3, 4 को और 5 भी है शायद, हाँ 3, 4, 5, इनको सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ आपको बेसिक पढ़ाना पड़ेगा. तो मैंने अलग से ये एक और बुक खोल के रखी हुई थी यहाँ पे. मैं 5 मिनट में आपको ये रिकॉल कराता हूँ, ये चीज जो नजर आ रही है स्क्रीन पे, फिर मैं वापस इस क्वेश्चन पे आता हूँ, ये जो क्वेश्चन 4 ICO 53 का चल रहा था. ठीक है, तो आर यू विथ मी? यस सर. ओके. अच्छा, बेंजीन के बारे में बात करते हैं. पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर जहन में लेकर आइए. 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 3 पाई बॉन्ड्स. ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल में? 3. कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल में? 12. 6. 12. वेरी गुड. कौन है 12? किसने कहा? आयशा जुनैद फ्रॉम कराची. वेरी गुड. 12 इसलिए कि 6 तो CC सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, और बाकी 6 जो आप भूल गए बताना वो CH भी तो है. CH सिग्मा बॉन्ड्स हर जगह से, हर कार्बन से. बात समझ में आ रही है बाकियों के? यस सर. ठीक है, तो कभी कभी इतने आसान से सवाल भी ना आपको ट्रैप कर जाते हैं. आपसे कोई अचानक से पूछ ले भाई हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन बेंजीन मॉलिक्यूल, और शायद आप गलती से 6 बोल दें, क्योंकि जहन में आपके 6 इसलिए आ रहा होगा कि हम हमेशा बेंजीन की ऐसी ही तस्वीर देखते हैं. कैसी? यहाँ पे तस्वीर नजर नहीं आ रही. जैसे हम लाइन एंगल फार्मूला होता है ना, हम हमेशा बेंजीन को ऐसा ही देखते हैं, जैसे ये है. ठीक है, जैसे ये है ना, ये लेफ्ट वाला, ये इस टाइप का हम देख रहे होते हैं, तो हमारे जहन में हम हाइड्रोजन को फॉर द टाइम बिंग भूल जाते हैं. ठीक है, एनीवेज कम टू द टॉपिक. अच्छा, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं और एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसका मतलब है बेंजीन के जो 6 कार्बन है, हर कार्बन पे एक एक p ऑर्बिटल मौजूद है जो कि अनहाइब्रिड है, और वो ये रहा, ये रेड वाला, ये टॉप व्यू है. बेंजीन को आप ऊपर से देख रहे हैं, जैसे फ्लाइंग बर्ड होता है ना, एक कोई परिंदा ऊपर से जा रहा है, वो जमीन को देख रहा होता है, तो ये बर्ड्स आई व्यू जैसे इस एंगल को कहते हैं. तो ये टॉप व्यू से आप बेंजीन को देख रहे हैं. तो ये जो लाल वाले 6 नजर आ रहे हैं ये सर्कुलर से, ये टॉप व्यू है p ऑर्बिटल का. ठीक है, अच्छा, इसी तरह आप इसको डाउन से देखेंगे तो ब्लैक नजर आएगा. तो बेसिकली ये जो रेड और ब्लैक है ये 2 फेजेस हैं. ठीक है, एक ही p ऑर्बिटल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव होती है. जब वेव है वो आपको पता है इस तरह की मोशन होती है, ऊपर से नीचे क्रेस्ट ट्रफ जारी होती है, ये होता है. अच्छा, अब बेंजीन के चूंकि 6 p ऑर्बिटल्स हैं, तो इसके यानी 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे टोटल बेंजीन के? 6 ही बनेंगे. 6 ही बनेंगे. वेरी गुड. ये बात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो होती है, एमओ थ्योरी,
अजान का ब्रेक देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अच्छा, बेंजीन में 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक, और इसमें से हाफ यानी 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से जो हाफ है, आधे यानी 3, 6 का आधा 3, वो लोअर एनर्जी पे होंगे और जो बाकी हाफ है वो हायर एनर्जी पे होंगे। मतलब लोअर हायर से क्या मतलब है, एनर्जी तो लोअर में भी फिर फर्दर हम इसको क्लासिफाई करेंगे। जो आधे हैं वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में शुमार होगा उनका, और जो बाकी आधे हैं वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी बीएमओस और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी एबीएमओस में। अब ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की, वो उसका बनाने का तरीका है कि हम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी बनाते हैं आसानी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए। अच्छा, मॉलिक्यूल को नहीं पता होता, मॉलिक्यूल तो मतलब जाहिर सी बात है अपनी 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 जो भी इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म है उसमें एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हम जब बना रहे होते हैं ना तो हम अज्यूम करते हैं कि हम पहले लोअर एनर्जी को बनाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर हायर पे जाएंगे, फिर और फिल करेंगे अगर मौजूद हैं, फिर और हायर पे जाएंगे, फिर फिल करेंगे अगर मौजूद है, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे आपको खाली छोड़ना पड़ेगा। लेट्स सी। तो बेंजीन में जब आप बिल्कुल लोअर एनर्जी पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रखेंगे ना, तो याद रखिए कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में जब आप इसको ड्रॉ करते हैं, डेवलप करते हैं डायग्राम को, तो जो सबसे लीस्ट एनर्जी पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रखा जाता है उस पे नोड हमेशा 0 होती है। ठीक है, और नोड का मतलब क्या होता है, बेसिकली नोड इज अ रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज निल, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को के पाए जाने की जो इम्कानात हैं वो नदारत यानी नहीं होते। अच्छा, अब नोड 0 का मतलब क्या होगा कि सारे जो फेजेस हैं किसी भी पर्टिकुलर वेव के, इसके इलेक्ट्रॉन जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हैं वो एक ही फेज पे होंगे, यानी वहां से कहीं पे फ्लिप नहीं हो रहा होगा, जो एनर्जी है वो है वेव है वो डाउन नहीं जा रही होगी। मकसद क्या है कहने का, अगर आप पहला मॉलिक्यूल देखें, ये 0, अगर यहां मैं दिखा सकूं आपको, ये रहा देखें, इसमें सारे ऑर्बिटल्स एक ही साइड है, हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है कि जहां से आप अपर वेव से लोअर वेव यानी कि क्रेस्ट से आप ट्रफ की तरफ जा रहे हो। तो इसलिए ये अगर आप वापस देखें इधर, ये वाला, ये जो सबसे नीचे बना हुआ है, इसमें देखें ये सारे 6 के 6 जो पिंक हैं वो एक ही साइड फेस पर है यानी अबव है, और सारे 6 के 6 ब्लैक जो है वो बिलो है। तो ये पहला वेव फंक्शन है साई। वेव फंक्शन का मतलब होता है साई। पहला वेव फंक्शन यानी साई 1 है जिसमें 0 नोड है और कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे सबसे पहले फिल करेंगे। दूसरा, आप 0 नोड से 1 नोड पे जब जाएंगे तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं 1 नोड पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की। बेंजीन की बात हो रही है, वो ये कि या तो आप वो प्लेन नोड जो है प्लेन से गुजारे यानी एटम्स के बीच में से गुजारे, या प्लेन के बीच में से गुजारे, ठीक है, यानी बॉन्ड के बीच में से गुजारे। ठीक है, तो वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज टू ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ द बेंजीन विद द 1 नोड। ठीक है, तो वो ये यहां मौजूद है साई 2 में। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा होमो लूमो क्या होता है। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी, तीसरा जो आपको ऑप्शन है वो ये है कि आप 1 से 2 नोड की तरफ जाएं। अच्छा, आप 2 नोड जाएंगे तो फिर दोबारा 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ये ग्रीन वाली जो लाइन नजर आ रही है ये एक नोड है, फिर दोबारा नोड है। वो क्या वही आप बॉन्ड को ब्रेक करके, मतलब एक हाइपोथेटिकल बात है, ये बॉन्ड को ब्रेक करके नोड बना रहे हैं, या इस तरह बना रहे हैं, या फिर आप इस तरह इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ये साई 3 है। आखिरी ऑप्शन है कि नोड जो है वो आप बढ़ा दें, 3 नोड कर दें, और 3 नोड का मतलब है कि सारे अपोजिट हो जाएंगे, यानी रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, यानी ऑल्टरनेट हो जाएंगे। जैसे ये रहा, ये साइड व्यू नजर आ रहा है इसका। तो ये इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। मैं इसलिए बहुत अच्छा और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं, हमें इसके सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। मैं इसकी फाउंडेशन पे नहीं जाना चाह रहा कि ये किस तरह काम करता है और किस तरह होता है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं, हम इसको उस कॉन्सेप्ट को जो हम पढ़ चुके हैं सिर्फ अप्लाई करेंगे। अच्छा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से फिल करें, पहले में 2 आ गए साई 1 में, फिर 2 इधर आ गए 2 इधर आ गए, ये 6 हो गए, एंड दैट्स इट, खत्म हो गए। तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल्ड हो गए इलेक्ट्रॉन से और 3 नहीं हुए।
अच्छा, और जाहिर सी बात है फिलिंग नीचे से आपने शुरू करी है, जो सबसे लीस्ट एनर्जेटिक है। तो जो फिल्ड है उनमें, यानी जो ऑक्युपाइड है उनमें जो सबसे हाईएस्ट ऑर्बिटल है उसको होमो कहते हैं, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो। और जो अनफिल्ड है उसमें जो सबसे लीस्ट एनर्जी पर है उसको लूमो कहते हैं, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो लूमो बहुत काम की टर्म्स होती हैं, ठीक है। जब अगर ये मॉलिक्यूल अपना न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो करता है तो होमो से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं, और अगर अपना इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करता है तो इसकी लूमो में इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। होमो से जाते हैं, लूमो में आते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो ये बेंजीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है जो इस बुक में मौजूद है। लेकिन अब आते हैं अपने इस पे क्वेश्चन पे वापस। यही बात यहाँ पे भी लिखी है इन्होंने। अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास तो अच्छी कलर्ड बुक है तो मैंने इस तरह दिखा दिया पिंक और ब्लैक से, इन्होंने इसको इस तरह दिखाया है, एक ब्लैक को व्हाइट कर दिया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वही है। देखिए ये वही बेंजीन है, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4। साई 1 में 0 नोड है, साई 2 में 1 नोड है, साई 3 के अंदर 2 नोड है, साई 4 में 3 नोड है, और यहाँ से प्लेन भी गुजरेगा। अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। खैर, ये तो एक कॉन्सेप्ट दे रहे थे। अब हम ये करते हैं, ये कह रहे हैं कि कितने ऑर्बिटल्स जो हैं वो ऑक्युपाई करेगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्युपाई करेंगे बेंजीन, पायरोल और नेफ्थलीन के अंदर। ऑक्युपाई से मतलब ये है कि जैसे ये है बेंजीन में 3 करेंगे, ऑक्युपाई से मतलब है जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। वो तो बेंजीन का तो वैसे ही नजर आ रहा है 3 है, ठीक है। तो मैं चले ये सब डिलीट करता हूं। ये रहा क्वेश्चन, ये मैं यहां पे पेस्ट करता हूं क्वेश्चन को। ओके, बेंजीन में तो आपके 3 हो जाएंगे, मैं यही लिख देता हूं आंसर 3। व्हाट अबाउट नेफ्थलीन? इसके लिए आपको नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा पहले। तो स्टूडेंट देखिए नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर और मुझे बताइए कितने हो सकते हैं। सर बेंजीन में 3 होंगे या 6 होंगे? ऑर्बिटल तो 3 है ना, जो जहां पे ऑक्यूपेशन हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, यानी ये दोबारा देख लें। ओके सर, सही है, सही। समझ गए ना वो? ये देखें, ये बेंजीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये 1 है, यानी टोटल 6 हैं। तो ये देखें यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, तो ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में की फिलिंग हो गई है, ये दूसरे की, ये तीसरे की। तो ऑर्बिटल तो 3 फिल हुए ना, और 3 भरे और 3 खाली हैं, तो इसलिए ये जवाब हो गया 3 पहला बेंजीन वाले केस में। नेफ्थलीन के केस में क्या होगा? 5। अच्छा, अब 5 का मालूम करने का बड़ा आसान तरीका है, मतलब आप बिना वजह इसकी इतनी सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ना भी बनाए तब आप वैसे ही देख के बता देंगे। मतलब आप कहेंगे यार बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड थे, तो 1 पाई बॉन्ड का मतलब है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एक ऑर्बिटल में आ गए। तो 3 यानी जितने पाई बॉन्ड है उतने समझे आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बेंजीन का जवाब 3 था, तो नेफ्थलीन का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द पायरोल, ये है काम की चीज। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है पायरोल के बारे में? जी स्टूडेंट, पहले तो आपको पायरोल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये होता है पायरोल का स्ट्रक्चर। अब बताइए, इसको देखिए और बताएं। फोर कंफर्म कर लें। 3 3 4 कितने करें? जी स्टूडेंट, कोई है जहन में? कोई 2 भी कह रहा है, कोई 4 भी कह रहा है, पता नहीं क्या क्या रिस्पॉन्सेज आपके आ रहे हैं। देखिए आंसर है 3। कैसे? मैं बताता हूं आपको। सर नाइट्रोजन का लोन पेयर भी होगा। शाबाश, ये रहा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। तो वो लोन पेयर जो है 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके हो गए ना इस लोन पेयर के, यानी 2 पाई बॉन्ड्स और 1 लोन पेयर, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मैं इसको पाई में इसलिए शामिल कर रहा हूं क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, ये जो लोन पेयर है, इसलिए मैं इसको पाई इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं उस कॉन्टेक्स्ट में।
तो ये भी 3 ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो ऑक्युपाई करेगा नीचे से ऊपर की तरफ, यानी लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ। तो पायरॉल का भी जवाब क्या है, कितना? 3। ठीक है, गुड। अब आपसे अगर फ्यूरेन पूछ लिया जाए तो उसके बारे में क्या ख्याल होगा आपका? अगर आपसे फ्यूरेन पूछ लिया जाए 3। जहन में रहे, एक बात जहन में रखिएगा, फ्यूरेन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास 1 होता है। अब बताएं जवाब। सर 3 होगा आई गेस। वेरी गुड, फिर भी 3 होगा, क्योंकि इसके जो 2 लोन पेयर है वो दोनों थोड़ी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, एक इन्वॉल्व है ना, खाली कोई भी एक इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में, जिसकी वजह से सेक्सटेट कंप्लीट हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई बॉन्ड्स और 1 लोन पेयर, एक नहीं इन्वॉल्व है। ठीक है जी। तो सर जो पिरिडीन होता है उसमें हम नाइट्रोजन के लोन पेयर को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते? इसलिए नहीं करते कि उसके बगैर ही सेक्सटेट कंप्लीट हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो हमें जरूरत क्या है, वो पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड है नाइट्रोजन वाला वो पी ऑर्बिटल में होता ही नहीं, होता sp2 ऑर्बिटल में होता है। ठीक है, इसलिए नहीं करते। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा खैर, आ जाए जी, पूछिए। सर मुझे फ्यूरेन का समझ नहीं आया, क्या कैसे 3 है ये? फ्यूरेन का देखिए इसलिए 3 है कि ये जो 2 ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें से मैं कह रहा हूं 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है इस रिंग के साथ, 1 नहीं है। कोई सा भी करते हैं, अभी जो ऊपर दिखाया वही करते हैं। यानी ये पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, मैं इसको यहां कोलैप्स करूं, मैं आपको दिखाता हूं करके, ये देखें ऐसे, ये ना, ये इसको मैं अगर यहां कोलैप्स करूं लाइक दिस, तो ये सॉरी ये यूं हो जाएगा, ऐसी होगा। और फिर आप इसको यहाँ जैसे इस कार्बन पे छोड़ दें, मिसाल दे रहा हूँ, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहरहाल ये जो पाई बॉन्ड जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्जुगेशन में है, और इसी की वजह से ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हक्कल रूल्स को फॉलो करेगा। हक्कल रूल जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड के एरोमेटिक बिहेवियर से डील करता है। वो ये कहता है कि कोई भी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर अगर है और अगर साथ में उसमें 2+4 n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मौजूद है, ठीक है, तो वो एरोमेटिक होता है। अब 2+4n का मतलब आसान लफ्जों में फिलहाल आप 6 समझ लें फिलहाल, वरना 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे भी पॉसिबिलिटी होती है साइक्लो ब्यूटीन डाइकैटाइन की, लेकिन वो हम नहीं पढ़ रहे अभी। तो वो एरोमेटिक होता है। तो 2 पाई बॉन्ड का मतलब है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, फ्यूरेन की बात कर रहा हूँ, और तो 2 इलेक्ट्रॉन आप ये लोन पेयर के ले ले तो 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर इस साइक्लिक प्लेनर सिस्टम को एरोमेटिक कर देंगे, तो दूसरा लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर आप इसको भी करेंगे अव्वल तो होगा ही नहीं, बात ही खत्म। फिर भी अगर करने की कोशिश करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो किसी सूरत मुमकिन नहीं है। और यही जवाब पिरिडीन का भी है। पिरिडीन का लोन पेयर अगर आप इन्वॉल्व करेंगे तो आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप जबरदस्ती इस लोन पेयर को यहाँ कोलैप्स कर सकते हैं, लेकिन आप देख लें क्या बनेगा। फिर मैं करके दिखा देता हूँ। आप बोले ये सर ये देखिए ये यहाँ आ रहा है, खुद देखेंगे आपको खुद अजीब सा लगेगा देखने में, और बदले में ये यूं आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, कोई अजीब सी चीज बनेगी। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों तरफ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, दैट्स यस सर, समझ आ गया। सर ऑक्सीजन वाले में भी यही नहीं होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव। हाँ वो आ जाएगा, लेकिन वो तो फिर भी एरोमेटिक सिस्टम का हिस्सा तो है ना एटलीस्ट। ये तो एरोमेटिक इसके बगैर है, लोन पेयर के बगैर। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो तो यहाँ पे भी आएगा नाइट्रोजन वाले केस में। लेकिन बात सिर्फ पॉजिटिव की नहीं है, बात यह है कि एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो 6 का जो यानी सेक्सटेट कहलाता है, ये सेक्सटेट कंप्लीट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब सेक्सटेट भी की भी क्या लॉजिक है, बेसिकली ये फिर एक अलग कॉन्सेप्ट है कि हमें बेसिकली जो एक लूप होता है LOOP, लूप ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को ना कंप्लीट करना होता है, यानी बंद करना होता है। अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको, शायद कोई बल्कि है ना, ये रहा, ये लूप है। देखें 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और ये 4 ये रहे, 6 हो गए, सेक्सटेट कंप्लीट है। अब अगला मॉलिक्यूल अगर मुझे एरोमेटिक बनाना है तो मुझे कितने पाई इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेंगे, 4।
यानी इधर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो और इधर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि उस वक्त 8 का पाई बॉन्ड बढ़ जाएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो ऊपर वाले रेंज है, यानी psi2 है या psi3 या psi4 या psi5 या psi6, उसमें अगर आप 4 की इंक्रीमेंट करते रहेंगे, यानी 2 तो पहले फिक्स हो गए, क्योंकि सबसे पहली नोड तो वही, सबसे पहला वेव फंक्शन तो वही होगा जिसमें 0 नोड होंगी, और वो एक ही हो सकता है, यानी ऑल इन फेस। तो उसके बाद जो आप असेंड कर रहे हैं वेव फंक्शंस को, तो वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन की इंक्रीमेंट होगी, इसीलिए हम 2 + 4n कहते हैं, हक्कल रूल। तो वेयर 2 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल विच हैज द 0 नोड, एंड विद द 4n, इसमें जो 4 का नंबर है दैट मींस द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और n का मतलब है दैट पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, यानी आप इसको 1 कह लें फिलहाल, क्योंकि ये एक ही है इस वक्त। तो आप n की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा, तो आप यानी 4 ये और फिर 4 और इलेक्ट्रॉन लाएंगे 8, और नीचे 2 तो ऑलरेडी फिक्स है, तो फिर 10। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 6 के बाद 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने चाहिए एरोमेटिक होने के लिए, और 10 के बाद 14, फिर 18, इस तरह ये 4 करके इंक्रीमेंट करता रहेगा। और उल्टा अगर मैं इन चारों को भी डिलीट कर दूं psi2 वालों को, तब भी एरोमेटिक हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे, लेकिन वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल बन नहीं सकता। उसके लिए या तो आप साइक्लोप्रोपीन कैटाइन बनाएंगे या साइक्लोब्यूटीन डाइकैटाइन बनाएंगे। इसको फिलहाल स्किप करें, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा अभी आपके लिए, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये तो आसान था पार्ट 3। पार्ट 4 करते हैं। अब पार्ट 4 को गौर से पढ़िएगा, इसी के अंदर आंसर मौजूद है। कोई स्टूडेंट मुझे पढ़ के सुना दे पार्ट 4, जरा इसको ओरली बता दे पूरा। जी स्टूडेंट, सर रीड करने? जी रीड करना है पूरा। Based on the following facts, choose the right pyrrole HOMO highest occupied molecular orbital from the options A to C below. The positive and negative values of wave functions are represented with white and black in the upper panel. In the lower panel, the circles on the atoms are drawn with a size proportional to the electron density. The reaction readily takes place at the position with largest electron density in the HOMO. The electrophilic substitution reaction of pyrrole occurs faster at the 2 position than at 3 position. ओके, वेरी गुड, थैंक यू। पढ़ने में देखें, हमें एक चीज ये समझ में आई, ये कह रहे हैं ये जो ऑर्बिटल्स हैं, अगर आप देखें लोअर पैनल की मैं बात करूंगा, ये जो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं प्राइवेट चैट में, बेहतर होगा कि आप ओपनली पूछ लें, और अगर ओपनली नहीं पूछ सकते तो मुझे ये लेक्चर कंप्लीट करने दें, उसके बाद मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये जो लोअर पैनल है, इसमें जो ये जो प्रोपोर्शन दिखा रहे हैं, देखिए कभी ये मोटा सा सर्किल है, कभी छोटा सा, ये प्रोपोर्शन है, ये और भी छोटा है, ये देखें। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात यहाँ लिखी है ना, साइज प्रोपोर्शन विद द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर हायर द प्रोपोर्शन, ठीक है। अच्छा, ये तो खैर एक छोटी सी बात। दूसरा, इन्होंने ये बात कह ही दी है, यहां देखें, the reaction readily takes place at the position with the largest electron density in the HOMO। सबसे पहले तो आप इसकी नंबरिंग कर लें, नाइट्रोजन हमेशा नंबर 1 होगा, ठीक है ना। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो नंबरिंग होती है उसमें हेट्रो एटम हमेशा नंबर 1 होता है। तो नाइट्रोजन अगर 1 है तो आप किसी को भी 2 कह लें, यानी राइट वाले को या लेफ्ट वाले को। चले राइट वाले को कह लेते हैं, 2 3 4 5, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज हर जगह फिक्स रखिएगा काउंटिंग को। ये इस यहाँ कहते हैं द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायरोल अकर्स फास्टर एट 2 पोजीशन, ठीक है। तो अब 2 पोजीशन इसमें कहाँ होगी, यहाँ होगी, ये रही, और इस वाले मॉलिक्यूल में कहाँ होगी, वो भी यहाँ होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर पायरोल आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, जब भी तो सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो वो वाला ऑर्बिटल ज्यादा रिएक्टिव होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो मुझे बताइए बी और सी में, बी बमुकाबला सी, बी और सी में C2 जो है यानी कार्बन 2, वो कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रखता है, सी में या बी में? सी में। सी में। तो बस खत्म, यही इसका आंसर है। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा सा है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बड़ा छोटा, आंसर बहुत छोटा सा है। वो ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो ए बी सी, यानी ये जो नीचे वाले पैनल पे 3 मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, इसमें से
कौन सा वाला पायरोल का होमो होगा। होमो का मतलब होता है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। अब देखें इसमें तो दोनों छोटे हैं, इसमें ये बड़ा है, यानी C3 और C4 ये बड़ा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इसमें C2 और C5 की डेंसिटी ज्यादा है। और यहां ये खुद ही कह चुके हैं कि भाई 2 पोजीशन पे पायरोल 2 पोजीशन से अटैक करता है, तो इसीलिए 2 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एबीसी में किस पिक्चर में ज्यादा है, सी में ज्यादा है। तो इसका मतलब है ये जो आपका मॉलिक्यूल है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये इसका जवाब है, यानी ये होमो है इस पायरोल का। तो दिस इज द आंसर, सी इज द आंसर। एनी क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट? क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही छोटा सा है। आपकी समझ में आ गया है? मैं आगे बढ़ूं या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन दोबारा करूं? सर जो नाइट्रोजन की जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो उसको क्यों नहीं कंसीडर किया? इसलिए नहीं किया, ये आपका अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई विल लव टू आंसर दिस क्वेश्चन। Because the lone pair of nitrogen is not available for the attacking purpose, rather it is involved in the conjugation to complete the sextet, the aromatic system. Did you get me? जी सर, थैंक यू सो मच। Welcome, welcome. So shall I proceed to the 5th part of this question, the last part, or I should stick to this? Yes, sir. Okay, thank you. Let's go to the last part. Arrange the orbitals, any orbitals को, ये जो ABC हैं, arrange these orbitals in order of their energy from lowest energy to the highest energy. यानी ABC को हमें अरेंज करना है सबसे लो, सबसे हाई वगैरह वगैरह। तो अब देखें इन तीनों में तो A सबसे लोवेस्ट एनर्जी की होगी, जी स्टूडेंट, ए बी सी में इन तीनों में सबसे लोवेस्ट एनर्जी ये वाली होगी। अच्छा मैं एक काम ही करता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ मूव करता हूँ इसको, फिर आपकी समझ में आएगी बात। एक मिनट, मैं इन तीनों को पिक्चर्स को अलग अलग स्प्लिट करता हूँ, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। आपको क्लियर नजर आ रहा है ना? यस सर। ओके, अब ये देखें, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये वाला, यानी ये जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, या मैं इसको कलर कोड कर देता हूँ, कलर कोड होगा नहीं सॉरी, ये वाला खैर बहरहाल जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, ये होमो है। इसलिए कि ये हमें कैसे पता, इसलिए कि ये कह रहे हैं कि जो C2 पोजीशन होती है पायरोल की, वो वहां से अटैक करता है। ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायरोल अकर्स फास्टर एट C2, और C2 पोजीशन यही है नाइट्रोजन के बराबर वाली। तो ये होमो है। सर ऐसा होता क्यों है? वो मैं आपको रीजन अभी थोड़ी देर में देता हूँ कि C2 क्यों न्यूक्लियोफिलिक होता है C3 के मुकाबले में। आप ये पूछना चाह रही हैं, मैं आपको रीजन अभी थोड़ी देर में दे दूंगा इसका। पहले मैं इस क्वेश्चन को पार्ट कंप्लीट कर दूं। अच्छा, C2 ये होमो है, ठीक है। तो होमो का मतलब क्या होता है? वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, या यूं कह लें कि वो सॉरी वो जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है हाईली एनर्जेटिक होते हैं। तो इसको मैं यहां रखता हूं, ये आपका यहां होगा, तो ये आपका ग्रुप यहां होगा, क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, ये तो लीस्ट एनर्जेटिक है, ठीक है, और ये होमो है। अब ये जो बचा ये यकीनन फिर क्या होगा? लूमो। मुझे कैसे पता? मुझे इसलिए पता है कि ये इससे भी ज्यादा एनर्जी पर होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खाली पड़ी हुई होगी, या एक इलेक्ट्रॉन होगा या खाली पड़ी होगी। ये एनर्जी ऑर्डर है इसका, इट्स लाइक दिस, ये एनर्जी ऑर्डर है, जिसमें से मैं इसको बड़ा भी कर दूं, जिसमें से ये मैं आपको साइज कहां पर है 16 कर देता हूं और बोल्ड भी कर देता हूं, जिसमें से ABC तो आप समझ गए कौन सा होगा। ये आपका होमो है, ये होम नहीं, होमो सॉरी, ये होमो है।
ये वाला। तो अब ये ABC क्या है, मैं फिर इसको देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। ABC यानी C जो है आपका यहाँ पर है, इट इज C, जो इनकी कोडिंग है इसके मुताबिक ये A है और ये आपका B है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। ये सर जो ऑप्शन बी है वो लूमो होगा? बिल्कुल वो लूमो होगा, ऑप्शन बी लूमो होगा। यानी ये मैं लिख देता हूँ, चले, यकीनन लूमो जो है वो होमो से ऊपर होता है, यानी होमो से ज्यादा एनर्जी का होता है, इट विल बी लूमो। सर आपने ऑप्शन बी को लूमो क्यों कहा है? अच्छा एक मिनट रुके, मैंने देखे इसलिए कहा है, पहली बात तो आप ये याद रखिए, होमो और लूमो दो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। होमो का मतलब होता है वो वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जहां पे सबसे ज्यादा एनर्जेटिक ऑर्बिटल, जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक ऑर्बिटल हो, इलेक्ट्रॉन जहां पे मौजूद हो और सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हो। और लूमो वो ऑर्बिटल होता है जो खाली होता है और सबसे लो एनर्जी होता है। तो अगर आप इसको होमो मान रहे हैं, जो कि है, क्योंकि C2 से ये अटैक करेगा और C2 के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि प्रोपोर्शन ऑफ जो वो है ऑर्बिटल है ये आपको ज्यादा दिखाया गया। तो अगर ये होमो है तो यकीनन इसके ऊपर वाला लूमो ही होगा। तो कोई तो लूमो होगा ना, अब ये होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे मालूम है, वो इसलिए कि आप सोच रहे होंगे कि सर बेंजीन का जब केस हमने देखा था, मैं दिखा दूं दोबारा, तो बात बड़ी सीधी सी थी, यानी 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से उनमें जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल से उनको हमने होमो कहा था, और 2 होमो थे, ये वाला भी और ये वाला भी। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो सबसे कम एनर्जी वाले थे 2, यानी ये वाला और ये वाला, उसको हमने लूमो कहा था। तो यहाँ पे इतना आसान केस इसलिए था कि इवन नंबर्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे, वो सॉरी एटम्स थे, यानी कार्बन 6 थे इसके अंदर, जबकि यहाँ पे ऑड नंबर के एटम्स हैं, यानी 5 एटम्स हैं, 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन। अब जब ऑड नंबर है तो इसलिए हमारे पास ऑड नंबर में ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम इसके साथ हो रही है। और बल्कि यहाँ मुझे याद आ रहा है कि ये रहा, ये मौजूद भी है, ये रहा, ये जो n = 5 है ना, यही समझ ले पायरोल का केस। अगर देखें, अगर शायद नीचे उन्होंने दिया हुआ हो, नहीं दिया हुआ क्योंकि ये बुक इस टॉपिक के लिए नहीं है, लेकिन बहरहाल ये जो है, ये पिक्चर अगर आप देखें तो ये देखें, जब 6 थे तो सीधे सीधे 3 ऊपर, 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग थे। जब 5 है ना तो 3 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि ये और ये जो 2 है, ये एक ही एनर्जी पर है, इनको हम डीजेनरेट कहते हैं, डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसलिए इनमें से एक दिखाया, इसमें से एक दिखाया है यहाँ पे हमारे वाले केस में, यानी जो हमें दिखाए गए ना ये 3 बेसिकली है 5 ऐसे कि एक तो ये रहा, इसका एक और भी होगा और इसका एक और भी होगा, लेकिन वो हमने नहीं दिखाया क्योंकि वो डीजेनरेट होगा। और हमारा इस वक्त क्वेश्चन ये नहीं है कि हम 5 ड्रॉ करते फिरें, हमारा क्वेश्चन ये है कि हम इन तीनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को अरेंज कर सकें लो एनर्जी टू हाई एनर्जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन है इसमें? फिर मुझे याद है, मुझे बताना है कि C2 ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक क्यों होता है C3 के मुकाबले में पायरोल के केस में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका इस C2 C3 के अलावा? जी स्टूडेंट। सर लूमो की हाई एनर्जी क्यों है होमो के कंपेयर? लूमो इसलिए होता है कि लूमो में नोड ज्यादा होती है। देखिए, जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं ना, तो हम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब वो हम जहन में ये बात रखते हुए कंस्ट्रक्ट करते हैं कि नोड जहां पे कम होगी वो स्टेबल होगा, वो वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम स्टेबल होगी, और कम तरीन नोड मतलब 0। तो हम हमेशा जो पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं ना, जो सबसे लीस्ट एनर्जी पे रखते हैं, वो हमेशा 0 नोड का होता है। ये फिक्स बात है, तय बात है, तयशुदा बात है। अगला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कंस्ट्रक्ट करते हैं वो 1 नोड पे जाता है, फिर 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, और इस तरह ये नोड्स असेंड होती रहती हैं। तो लूमो और होमो ये तो हमने नाम दिए ना। बेसिकली जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना चुके होते हैं, ठीक है, तो आप फिर उसकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं,
और इलेक्ट्रॉन फिलिंग भी लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी होगी। ये तो ऑफ बाय प्रिंसिपल होता है, वो जो आपने पॉली एक्सक्लूजन, हर्ट्ज रूल और n+l रूल और ऑफ बाय प्रिंसिपल पढ़े हैं, उसमें ऑफ बाय प्रिंसिपल है वो यही होता है बिल्डिंग अप, ठीक है, कि लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में फिल नहीं होते, नीचे से कुछ ऑर्बिटल में फिल होते हैं, ऊपर के खाली रहते हैं। तो जहां तक इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं ना, हम उनको बॉन्डिंग रीजन कहते हैं, क्योंकि वहां वही तो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। और जहां से नहीं फिल हो रहे होते हैं उनको एंटी बॉन्डिंग रीजन कहते हैं। तो वी हैव टू रीजन, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग रीजन में जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है बॉन्डिंग के अंदर, यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम होमो, यानी होमो ऑब्जर्वेशन है इसकी, वो और जो नहीं भरे हुए, जो अनऑक्यूपाइड है, जो खाली हैं, उनमें जो सबसे लीस्ट एनर्जी का है वो, ये दो ऑर्बिटल बड़े काम के हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी में यही दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। जब अगर कोई मॉलिक्यूल अपना न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो करता है तो वो अपने होमो से इलेक्ट्रॉन निकाल के देता है जिसको भी देना होता है, और अगर कोई मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करता है तो अपने लूमो में इलेक्ट्रॉन डलवाता है। लूमो में ही क्यों? क्योंकि लूमो लीस्ट एनर्जी पे होता है, और जाहिर सी बात है जो बाहर से इलेक्ट्रॉन देने आएगा उसके लिए ज्यादा फिजिबल है कि वो लीस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल को ही अप्रोच करे। वो क्यों बिला वजह क्यों हायर एनर्जी पे जाएगा जब एक लीस्ट एनर्जी ऑर्बिटल मौजूद होगा। तो होमो और लूमो वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें स्पेसिंग ऑफ एनर्जी मिनिमम होती है, और होमो में सबसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग के हवाले से सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कंसर्न है। अगर आपने पढ़ ली है तो आपको मेरे ख्याल से फिर और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्योंकि शायद आपने बहुत बेहतर नहीं पढ़ी है, और अगर नहीं पढ़ी है तो फिर आपको पढ़नी चाहिए। अपने इंस्ट्रक्टर से बोलिएगा कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाएं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होते हैं ना, हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं वो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट को लेकर अपना काम बस चलाते हैं। मतलब देखें, हम तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें तो नाइट्रोजन गैस जो होती है N2, उसकी फिलिंग, ऑक्सीजन, और पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो क्या है? वो ये है कि वो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ये बात बताई है कि जो ऑक्सीजन होता है ना, O2 यानी ऑक्सीजन गैस जो होती है, O2 मॉलिक्यूल, वो पैरामैग्नेटिक होता है, यानी उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। बाकी अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर नहीं होती तो किसी को पता ही नहीं चलती बात कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है या डायमैग्नेटिक होता है। इट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। लेकिन ये मेरा टॉपिक नहीं है पढ़ाने का। हम चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम जो फायदा उठाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, सिर्फ वो एक ही फायदा उठाते हैं कि हम उससे होमो लूमो डिसाइड करते हैं, ताकि हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी में समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो एनीवेज जी जी सर, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और उसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हो, मतलब फिल हो रहे होते हैं, तब जो होमो होगा वो बॉन्डिंग वाली का सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होगा, या जो एंटी बॉन्डिंग का होगा वो वाला होगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन जवाब बड़ा आसान सा है। आप जो कहना चाह रही है ना, पहले मेरी बात सुन लें। जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर चुकी होंगी ना, तो जहां तक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ आप उस रीजन को बॉन्डिंग कहेंगी, जहां नहीं फिल हुआ आप एंटी बॉन्डिंग कहेंगी। तो इसका मतलब है ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप बोले कि सर एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं ना तो फिर वो एंटी बॉन्डिंग ही नहीं है, उसको आप बॉन्डिंग मान लें। मतलब आप अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं और 0 नोड से शुरू करें, 0 1 2 3 यानी वेव फंक्शन psi1 psi2 psi3 पे चलते चले जाए, इलेक्ट्रॉन भी फिल कर लें। अब जहां तक इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं उसको पूरे को आप पेंसिल से गोल दायरा बना के कह दें भाई ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रीजन है, और जहां से नहीं फिल हुआ उसको एंटी बॉन्डिंग कह लें, मसला हल हो गया। तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कभी फिल हो ही नहीं सकते। देखिए, एंटी बॉन्डिंग का उर्दू तर्जुमा यही है ना कि बॉन्डिंग नहीं हो रही है, एंटी यानी बॉन्डिंग मुखालिफ। जब बॉन्डिंग मुखालिफ है तो फिर वहां इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड करते हैं और आपको बॉन्ड ही तो नहीं करवाना वहां पे। तो वो अगर इलेक्ट्रॉन वहां मौजूद है तो वो एंटी बॉन्डिंग कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। बट सर, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो फिर बॉन्ड ऑर्डर, मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते तो नहीं, मैं बताता हूँ, मैं समझ गया आप कहने क्या चाह रही है। एंटी बॉन्डिंग में पहली बात इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बात जहन में रखे। अच्छा, अब दो बातें, बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आता है एक्सटर्नल, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस मॉलिक्यूल के एंटी बॉन्डिंग में डाल के चला जाता है। आपने एक मॉलिक्यूल बनाया, मैं इसको ए कह देता हूं,
ए, मॉलिक्यूल ए, उसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग हो गए। मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जहां तक फिल है वो बॉन्डिंग है, जहां से नहीं फिल है वो एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। अब बाहर से कोई एक्सटर्नल एक स्पीशी आती है जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, बी स्पीशी, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर ए के एंटी बॉन्डिंग में डालकर चली गई, जिसको हम लूमो कह रहे हैं, यानी ए के लूमो में डालकर चली गई। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आया वो ए का तो नहीं है ना, वो तो बी ने लाके दिया इसको। तो इस वजह से फिर हम जो बॉन्ड ऑर्डर आप कहना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग रीजन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग रीजन डिवाइडेड बाय 2 बॉन्ड ऑर्डर, और वो 0 हो जाएगा जब भी वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये तो बाहर से आया ना, उस मॉलिक्यूल का अपना थोड़ी है, अपना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने जहां तक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ हमने बॉन्डिंग ही वहां तक कहा, जहां से खाली हमने इसका एंटी बॉन्डिंग कहा। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि बाहर से कोई स्पीशी आके इलेक्ट्रॉन पेयर डाल के चली जाए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, यानी लूमो के अंदर। दूसरा, हाँ, एक पॉसिबिलिटी और है कि बाहर से स्पीशी ना आए, अंदर ही से बॉन्डिंग रीजन से इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर ऊपर चला जाए एंटी बॉन्डिंग में। और ऐसा होता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर। अगर आप HNu सनलाइट से अगर आप इरेडिएट करते हैं, जैसे जैसे आपने मुझसे रेडिकल केमिस्ट्री पढ़ी थी, हम कहते थे ना कि ये आपका ब्रोमीन है, जैसे Br2, HNu से आपने ट्रीट किया तो 2 ब्रोमीन रेडिकल बन गए, या डाई अल्काइल परऑक्साइड होता था RO या इस तरह के होते थे, वहां पे हम कहते थे ना 2 रेडिकल बन गए। तो वो यही तो होता है जिसको हम होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। उसमें ये होता है जब आप ब्रोमीन की Br2 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगी तो आप देखेंगी कि जब आपने सनलाइट दी तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होगा, होमो से लूमो पे जाएगा, लोअर से हायर पे जाएगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन जो ऊपर जाएगा तो उसका मतलब है अब एंटी बॉन्डिंग यानी लूमो में भी एक होगी और बॉन्डिंग यानी होमो में भी एक हो गया। तो जब होमो और लूमो में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे तो वो बॉन्ड टूट जाएगा। मेरी बात समझ में आई आपके? जी सर, थैंक यू। वेलकम। तो एनी अदर क्वेश्चन? नो? ओके, आई थिंक आई मस्ट स्टॉप। बल्कि मैं आपको वो बता दूं, वो पायरॉल की C2 पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव क्यों होती है C3 के मुकाबले में, ये आपने पूछा था ना? जी सर। ओके, वेट करें, मैं आपको वो स्ट्रक्चर खोलता हूं फिर दिखाता हूं। लेट मी पॉज दिस वीडियो फॉर द टाइम। ओके स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन था कि पायरॉल की C2 पोजीशन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होती है C3 के मुकाबले में, ऐसा क्यों होता है? ये रीजन मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूं। ये यहां पर है, देखें, ये पायरॉल है, इसकी ये 5 रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं जो आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे। ये आपको आप बना सकते हैं। अब देखें, आप दोनों पोजीशन से अटैक दिखाइए, आपको खुद फर्क पता चल जाएगा। क्या मतलब? आप पायरॉल की C2 पोजीशन से अटैक दिखाएं और C3 से भी दिखाएं। पहले C2 से दिखाते हैं, जो असल जवाब है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, कोई भी जनरल। जब आप पायरॉल, ये पायरॉल है ब्लू रेड वाला, इसकी C2 पे आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे, कैसे आएगा? पायरॉल का लोन पेयर यहां कोलैप्स किया, पाई बॉन्ड यहां, और इस पाई बॉन्ड ने इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया तो ये बन गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जहन में रहे कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रोफाइल के साथ हाइड्रोजन है, यानी ये वाला C2 पोजीशन पे जो था, जाहिर सी बात है उसको निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसे बेंजीन में निकलता है। तो वो निकलेगा तो यहाँ पाई बॉन्ड आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और वापस प्रोडक्ट, मतलब ये बन जाएगा। यानी स्टार्टिंग मटेरियल और प्रोडक्ट को कंपेयर कीजिए करें तो C2 पे जो H है वो रिप्लेस कर गया E से। अच्छा, यानी बड़ा सिंपल सी बात है। अब आप C3 से सब्स्टिट्यूशन करें, अगर आप करेंगे तो आपको नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ कोलैप्स करके इस पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना पड़ेगा C3 पे। ये अभी भी नाइट्रोजन ने पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, वो आना भी चाहिए क्योंकि लोन पेयर जब नाइट्रोजन का जा रहा है। तो बाद में फिर ये H को आपने वापस रिमूव कर दिया ताकि एरोमेटिसिटी रीजनरेट हो सके, तो ये आपका बन गया। अब इन दोनों को गौर से देखें, ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली यानी जो C2 पे अटैक हो रहा था, इसमें ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये ज्यादा स्टेबल है बनिस्बत इसके। ये हम बात कैसे कह रहे हैं? ये हम बात इसलिए कह रहे हैं, यानी यही बात, ये जो बीच में बना हुआ है ये मैंने यहां बना दिया, मोर स्टेबल कह दिया, और ये जो बीच में बना है मैंने यहां कह दिया। तो ये मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि अगर आप इसकी फर्दर डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म बनाए ना, तो किसी एक स्टेज पे नाइट्रोजन पर
चार्ज खत्म हो जाएगा। यानी आप इस पाई बॉन्ड को यहां मूव करें, इस पाई बॉन्ड को नाइट्रोजन मूव करें, तो नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज कर जाएगा। जबकि आप इस रेजोनेटिंग इस जो इंटरमीडिएट है इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म बना के देखें, आप पाई बॉन्ड यहां मूव करेंगे तो आपको ये वाला पाई बॉन्ड आगे मूव करना पड़ेगा। यानी आप नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज से छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे, जबकि यहां कर सकते हैं। अच्छा, अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज से छुटकारा हासिल करना फिजिबल है, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो नहीं चाहता अपने पर पॉजिटिव चार्ज रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तो ख्वाहिश होती है ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करे, यानी नेगेटिवली चार्ज हो जाए, पॉजिटिवली चार्ज ना हो, एनायनिक हो जाए, कैटायनिक ना हो। तो इसीलिए ये वाली जो इंटरमीडिएट है इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म ज्यादा स्टेबल होंगी बनिस्बत इसके। और अगर ये वाला इंटरमीडिएट की रेजोनेटिव फॉर्म स्टेबल होंगी तो ये कहां से आया था, जब C2 पे अटैक हो रहा था पायरोल के, जबकि ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट कहां से आया था, जब पायरोल के C3 पे अटैक हो रहा था। ये इस बात की जस्टिफिकेशन है कि पायरोल अपनी C2 पोजीशन से अटैक करना प्रीफर करता है C3 के मुकाबले में, क्योंकि C2 से अटैक करने में उसकी तमाम रेजोनेटिव फॉर्म्स स्टेबल होती हैं, जबकि C3 से अटैक करने में एक रेजोनेटिव फॉर्म एक ऐसी आती है जिससे स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो लिखा है ये यही बात लिखी है। ठीक है, तो हैव यू गॉट मी? जी सर, थैंक यू। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? और मे आई लीव नाउ? एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज्ड। सर क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन दिखा देंगे आप एक बार? क्वेश्चन 3 कौन सा वाला है? इस आज की बात करी इसकी? ये जी सर, ये वाला। पता नहीं तुम्हें 3 क्या था, वो 355 करके कुछ था ना, मैं अंडू कर लेता हूँ। ये था 353। क्या इसमें प्रॉब्लम है सर? सर जो अगर हम सिंगल रिंग की बात करें तो उसमें 3 से ज्यादा ऑक्यूपाइड पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं अगर पेयर की बात करें तो, क्योंकि मैक्सिमम 3 लग रहे हैं अगर हम एक रिंग की बात करें। अगर ज्यादा पाई बॉन्ड्स अलोन पेयर्स भी हैं तो फिर भी आपने 3 लिया है, वो तो समझ के क्यों लिया है, लेकिन कोई ऐसा केस है जिसमें ज्यादा हो सकते हैं 3 से ज्यादा? और रिंग एक ही हो? और रिंग एक ही हो, ये कहना चाह रही हैं आप? जी, एक ही रिंग। जी, हो सकता है, हो सकता है। उसके लिए फिर आपको, जैसे अभी ये 6 मेंबर्ड है, फिर आपको हायर मेंबर्ड की तरफ जाना पड़ेगा, आप 10 मेंबर्ड की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहीं पे मौजूद है वो। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो ये रहा, ये रहे, ये देखें। अब जैसे ये है, ये 18 एनिलीन जो है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, और आप गिन लें कितने पाई बॉन्ड है इसके अंदर, ब्लैक से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 पाई बॉन्ड का मतलब है 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ना, जब ये 18 लिखा हुआ है तो ये आ गया ना आप जवाब आपका। ये 9 इसका जवाब 9 हो जाएगा। यानी कितने पाई ऑर्बिटल्स इंगेज होंगे इसमें 18 एनिलीन में? 9। सही है? यस सर, तो ये, हाँ ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर इत्तेफाक से मेरे पास सामने ही मौजूद था तो मैंने आपको फौरन दिखा दिया। ठीक है, so I think I must stop now. So today we did the problem number 8 from the I-code 53. We have already done problem 23, 24 and 25. So far we have done the 4 problems 8, 23, 24 and 25. Inshallah in the next lecture we will cover some more problems. Till then, Allah Hafiz. सर जो Yes. 10 मेंबर रिंग होगी उसमें भी एरोमेटिसिटी होगी ना? 10 मेंबर रिंग में? अच्छा, अगर एरोमेटिसिटी होगी, यानी देखिए बात, आप बजाय नंबर ऑफ जो एटम्स हैं रिंग के अंदर उसको ना कंसीडर करें, आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करें। आप मुझसे सवाल इस तरह पूछें कि सर अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या एरोमेटिसिटी होगी, 12 होंगे तो होगी, 14 होंगे तो होंगी, तो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। 10 एटम्स अगर आप रिंग में कहना चाह रही हैं तो कुछ हम श्योरिटी से कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, क्योंकि जो हक्कल रूल का क्राइटेरिया है ना वो नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिंग पे नहीं चलता है, वो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अ रिंग पे चलता है। ये 2 बातों में फर्क है।
मतलब मैं आपको मिसाल दूं, अगर आप मेरी बात नहीं समझी है तो, अगर एक रिंग है जिसमें 6 एटम है तो क्या वो एरोमेटिक होगा? हो सकता है, जैसे बेंजीन है ना? अच्छा, डिपेंड करता है। हाँ एग्जैक्टली अगर पायरोल है तो उसमें 5 एटम है रिंग में, तब भी एरोमेटिक है। तो 5 वाला भी है, 6 वाला भी है। तो ये कोई रूल नहीं है। असल रूल है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 2+4n के पैटर्न को फॉलो करें, और साथ में उससे पहले साइक्लिक और प्लेनर हो तो अंडरस्टूड बात है। मतलब ऐसा ना हो कि मैं बोलूं कि सर, और आप बोले कि सर ये हेक्साट्राइन बना ले, यानी 6 कार्बन लीनियर बनाए जिगजैग, और ऑल्टरनेट सिंगल डबल कर दें यानी हेक्साट्राइन। तो ये आपका हक्का रूल फॉलो कर रहा है। आप बोले सर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है ना, 3 पाई बॉन्ड का मतलब है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन साइक्लिक नहीं है। एग्जैक्टली मतलब मैं कहना चाहता हूँ कभी कभी स्टूडेंट ना इस बात को इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट लेता है कि 2+4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने चाहिए कि वो शुरू की जो 2 बेसिक चीजें उसको भूल जाता है कि भाई साइक्लिक तो हो और फ्लैट भी हो, प्लेनर भी हो, तब तीसरी मतलब मौके पे फिर आप ये चीज देखेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज। या है कोई और क्वेश्चन तो पूछ लें। I think No, sir. it's enough for today's lecture. Take care. Bye. Love it.